हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आज की जो बड़ी खबर आपके सामने लेकर आए, जहां यूएस की नई डिफेंस पॉलिसी में चीन नंबर 1 दुश्मन घोषित हो गया है। दोस्तों, जहां हिंद प्रशांत में क्वाड के साथ मिलकर सबक सिखाएंगे चाइना को। जी हाँ दोस्तों, इससे आगे आपको बताएंगे जहां डीआरडीओ की इस नई टेक्नोलॉजी के सफल टेस्ट के बाद अब भारतीय वायुसेना के लिए तैयार हो सकेंगी ये खतरनाक मिसाइलें। कौन सी मिसाइलें हैं दोस्तों, बताएंगे आपको, और वो कौन सा नया टेक्नोलॉजी है डीआरडीओ की तरफ से, ये भी बताएंगे आपको। साथ ही अगली खबर में बताएंगे जहां विश्वास मत से पहले सेना और आईएसआई प्रमुख से मिले थे इमरान खान। विपक्ष ने प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बताएंगे जहां अमेरिका ने पेश की है भारत के साथ दोस्ती की मिसाल। 2030 तक 600 अरब डॉलर के प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए बनाया है ये नया गठबंधन। जी हाँ दोस्तों, और क्या है दोस्तों उस गठबंधन में बताएंगे आपको। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर तिब्बत को दक्षिण एशिया से जोड़ने के लिए गलियारा बनाएगा चीन। आर्कटिक में भी बना सकता है सिल्क रोड। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको ये बड़ी खबर बताएंगे जहां पर इस देश ने जारी कर दिया है 10 लाख रुपए का नोट। जी हाँ दोस्तों, आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे। और ये 10 लाख के नोट में हम भारत में क्या खरीद सकते हैं दोस्त, ये भी बताएंगे आपको दोस्तों। और वो कौन सा देश है जिसने ये 10 लाख का नोट जारी किया है। इसी के साथ आपको बंगाल चुनाव से बड़ी खबरें हैं दोस्तों, वो भी बताएंगे आपको। साथ ही अखिलेश यादव के दिन दहाड़े रेप और रात भर गांजा वाले बयान पर बीजेपी नेता ने दे दिया है करारा जवाब। जी हाँ दोस्तों, क्या जवाब दिया गया है भाजपा की तरफ से बताएंगे, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज संभव है और भारतीय सेना है तो हमारा देश पूरी तरह सुरक्षित है, तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां यूएस की नई डिफेंस पॉलिसी में चीन नंबर 1 दुश्मन घोषित हुआ है दोस्तों। जहां हिंद प्रशांत में क्वाड के साथ मिलकर सबक सिखाएंगे दोस्तों। आपको बता दें अमेरिका के जो बाइडेन प्रशासन ने नई डिफेंस पॉलिसी में चीन नंबर 1 दुश्मन घोषित किया गया है दोस्तों। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन को हिंद प्रशांत व अन्य क्षेत्रों में सबक सिखाने के लिए अपने सहयोगियों ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के साथ जल्द से जल्द सहयोग करने की इच्छा जताई है। क्वाड देशों में जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल है। चारों देशों ने 2017 में हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के आक्रामक रवैये का मुकाबला करने के लिए क्वाड या 4 देशों का गठबंधन बनाने के प्रस्ताव को मूर्त रूप दिया है दोस्तों। जो बाइडेन की नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति पर अमेरिका की 24 पेज वाली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में चीन को प्रबल विरोधी के रूप में पेश किया गया है। दरअसल जो बाइडेन द्वारा अमेरिका के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के बाद दुनिया को उनकी नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का इंतजार था। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान जो बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कई फैसलों की निंदा भी की थी, खासकर चीन और ईरान की आक्रामक नीति को लेकर वो ट्रंप के खास विरोधी थे। ऐसे में सत्ता संभालने के बाद दुनिया की नजरें जो बाइडेन की नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पर टिकी हुई थी, लेकिन जो बाइडेन की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में भी चीन को अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 माना गया है दोस्तों। इसमें ये बड़ी खबर है चाइना के खिलाफ और साथ ही भारत के लिए बहुत खुशखबरी की खबर है दोस्तों, जहां अमेरिका के लिस्ट में चाइना नंबर 1 दुश्मन हो गया है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है तो कमेंट सेक्शन में हम अमेरिका के इस डिसीजन का दिल से समर्थन करते हैं। वी सैल्यूट दिस डिसीजन जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। अगली खबर की अगर बात करें ऐसे में तो डीआरडीओ की इस टेक्नोलॉजी के सफल टेस्ट के बाद अब भारतीय वायुसेना के लिए तैयार हो सकेंगी खतरनाक मिसाइलें। जी हाँ दोस्तों, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ ने 5 मार्च यानी शुक्रवार को एक ऐसी टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया है जिसके बाद भारत को लंबी रेंज की मिसाइल को डेवलप करने में सफलता मिल सकेगी दोस्तों। ओडिशा के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से सॉलिड फ्यूल डक्टेड रेज मैट यानी SFDR
बूस्टर टेक्नोलॉजी पर आधारित फ्लाइट टेस्ट को सफलता पूर्वक अंजाम दिया गया है दोस्तों। बूस्टर मोटर और नोजल रहित मोटर समेत बाइक सभी टेक्नोलॉजी भी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन पर खरी उतरी है दोस्तों। टेस्ट के दौरान सॉलिड फ्यूल आधारित डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी के साथ ही बाकी टेक्नोलॉजी का टेस्ट भी सही साबित हुआ है। इस सफल टेस्ट के साथ ही भारतीय वायुसेना और ज्यादा ताकतवर हो गई है दोस्तों। इस टेक्नोलॉजी के सफल टेस्ट के साथ ही DRDO अब दुनिया के कुछ उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जिनके पास लंबी दूरी की हवा से हवा में मिसाइलें विकसित करने की क्षमता है। अभी ये टेक्नोलॉजी फिलहाल कुछ ही देशों के पास है दोस्तों। इस टेस्ट के दौरान एयर लॉन्च परिदृश्य को बूस्टर मोटर का प्रयोग करके सिमुलेट किया गया था। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद नोजल रही बूस्टर ने इसको रेजिमेंट ऑपरेशन के लिए आवश्यक मैक नंबर पर लॉन्च किया गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बड़ी अच्छी खबर है भारत के लिए। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू DRDO और कांग्रेचुलेशन मोदी जी जरूर कह दीजिएगा। अगली खबर की बात करें तो विश्वास मत से पहले सेना और ISI प्रमुख से मिले थे इमरान खान। विपक्ष ने प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्यवाही की मांग कर डाली। बता दे पाकिस्तान में बेशक प्रधानमंत्री इमरान खान ने विश्वास मत पर जीत हासिल कर ली है, लेकिन अब भी वो आलोचनाओं के घेरे में है दोस्तों। नेशनल असेंबली में होने वाली विश्वास मत की प्रक्रिया से पहले इमरान खान की सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे थे, जो अब 178 वोट मिलने के बाद छट चुके हैं। लेकिन इस प्रक्रिया से पहले उन्होंने सेना प्रमुख और खुफिया एजेंसी ISI के प्रमुख से मुलाकात की थी। विपक्ष ने खुफिया एजेंसी और सेना को लेकर कहा है कि उन्हें संविधान और कानून के दायरे तक ही खुद को रखना चाहिए। पाकिस्तान के स्थानीय अखबार के अनुसार गुरुवार को सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने इमरान खान से मुलाकात की थी। इनके बीच कई राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत भी हुई है। इस बैठक में ISI के निदेशक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद भी मौजूद थे। ये बैठक आंतरिक और बाहरी स्थिति की समीक्षा करने के लिए आयोजित की गई थी दोस्तों। ऐसे में दोस्तों अब देखना ये होगा कि विपक्ष जिस प्रकार से इमरान की सरकार के खिलाफ उतर आई है दोस्तों, और ISI प्रमुख से मिलने और विश्वास मत से पहले सेनाओं से मिलने को लेकर वहां का माहौल पूरी तरह से गर्म हो गया है दोस्तों। इससे जुड़ी जो भी बड़ी खबरें आएगी आपको हम सबसे पहले बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। बहुत समय बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में दोस्तों। चलते अगली खबर की तरफ, जहां अमेरिका ने पेश की है भारत के साथ दोस्ती की मिसाल। 2030 तक 600 अरब डॉलर के प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए बनाया ये गठबंधन। आपको बता दें कि जो बाइडेन प्रशासन के एक शीर्ष अधिकारी ने शुक्रवार को कहा है कि अमेरिका ने 2030 तक करीब 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य हासिल करने में भारत की मदद के लिए कई देशों का एक गठजोड़ बनाया है दोस्तों। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य यानी टारगेट को हासिल करने में करीब 600 अरब डॉलर की लागत आएगी दोस्तों। जलवायु विषयों के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के विशेष दूत जॉन केरी ने कहा है कि अमेरिका ने इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने में कोष के जरिए भारत की मदद करने को इच्छुक कई देशों का एक समूह बनाया है। उन्होंने विश्व के शीर्ष ऊर्जा सम्मेलन IHSCI RAWIC के दौरान इसकी जानकारी दी है दोस्तों। आपको बता दें कि भारत की मदद के लिए तैयार हुआ यह देश। केरी ने कहा है कि भारत के लिए इस लक्ष्य को प्राप्त करना सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि मैंने कई देशों को मिलाकर एक छोटे समूह बनाया है। इन देशों ने भारत की सहायता करने के लिए अपनी सहमति जताई है। हम इस लक्ष्य को जल्द से जल्द प्राप्त करने के लिए काम कर रहे हैं। इसके लिए देश के इन्वेस्टमेंट हाउस से संपर्क किया जा रहा है ताकि पूंजी का सही ढंग से इस्तेमाल किया जा सके। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय होगी और भारत अमेरिका के दोस्ती को आप किस नजरिए से देखते हैं दोस्तों? और क्या ये 600 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट 2030 तक पूरी सफलता के साथ पूरा हो पाएगा दोस्तों? क्या कहते हैं आप लोग, क्या लगता है आपको? कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां तिब्बत को दक्षिण एशिया से जोड़ने के लिए गलियारा बनाएगा चाइना। आर्कटिक में भी बना सकता है सिल्क रोड। आपको बता दें चीन ने अपनी 14वीं पंचवर्षीय योजना में तिब्बत को दक्षिण एशिया से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण गलियारा बनाने
बनाने की परियोजना को शामिल किया है। दोस्तों 5 वर्षीय योजना इस साल शुरू होनी है। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने 5 वर्षीय योजना के दस्तावेज के हवाले से दी गई खबर में बताया है कि चीन इस परियोजना में तिब्बत की मदद करेगा। ये दस्तावेज चीन की संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस यानी एनपीसी में पेश किया गया है। एनपीसी का वार्षिक सत्र शुक्रवार को यहाँ शुरू हो गया। शिन्हुआ ने संक्षिप्त खबर में बताया है कि चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र को दक्षिण एशिया से जोड़ने वाले महत्वपूर्ण गलियारे के निर्माण में मदद दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में चलते अगली खबर की तरफ, जहां नासा को मिली है बड़ी उपलब्धि। रोवर ने पहली बार मंगल पर 21 फीट की दूरी तय की है दोस्तों, और खोज का सफर शुरू हो गया है। आपको बता दें कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा को एक बड़ी उपलब्धि मिली है दोस्तों। उसका परसिवरेंस रोवर मंगल पर पहली बार कुछ दूरी तक चला है। हाल में मंगल की सतह पर उतरे नासा के रोवर ने इस सप्ताह लाल ग्रह पर अपने पहले प्रायोगिक मुहिम में 21 फीट की दूरी तय की है। मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना तलाशने की मुहिम के तहत रोवर ग्रह की सतह पर उतरने के 2 सप्ताह बाद अपने स्थान से कुछ दूर चला है दोस्तों। रोवर शुक्रवार को आगे और पीछे चला। ये प्रक्रिया करीब 33 मिनट बेहद सुगमता से चली। कैलिफोर्निया के पसाडेना में नासा के जेट प्रणोदक प्रयोगशाला ने एक संवाददाता सम्मेलन में इस घटना की तस्वीरें साझा की हैं दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि हमारे भारतीयों का जहां भी हाथ लगता है वहां पर कल्याण हो जाता है दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में कांग्रेचुलेशन नासा जरूर कह दीजिएगा। अगली खबर की ओर चलें तो WHO ने कहा है कि महामारी के अंत तक माफ किए जाए कोरोना वैक्सीन पेटेंट के अधिकार। बता दें, कोरोना वायरस महामारी से दुनिया काफी प्रभावित हुई है। कोरोना की वैक्सीन के आ जाने के बाद लोगों में उम्मीद जगी है दोस्तों कि अब सब ठीक होगा। तो वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस घेब्रियन ने अपील की है कि महामारी के अंत तक कोरोना वायरस पेटेंट के अधिकारों को माफ किया जाए। दरअसल उनका मानना है कि कठिन समय को देखते हुए कंपनियां पेटेंट अधिकार माफ करेंगी तो वैक्सीन की आपूर्ति में तेजी आ सकेगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि ये प्रावधान सिर्फ आपात स्थिति में रहेगा। जी हाँ दोस्तों, WHO प्रमुख टेड्रोस ने कहा है कि इन प्रावधानों का उपयोग अब नहीं होगा तो कब होगा। उन्होंने बताया है कि जल्द ही इस उद्योग से जुड़े लोगों के साथ बैठक की जाएगी ताकि वैक्सीन उत्पादन में आ रही अड़चनों को दूर किया जा सके और उनका हल निकाला जा सके। जी हाँ दोस्तों, टेड्रोस ने कोरोना वैक्सीन तकनीक को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया समेत कई कंपनियों के साथ साझा करने के लिए एस्ट्राजेनेका की सराहना की है, लेकिन साथ में ये भी कहा है कि पारदर्शिता की कमी से नुकसान भी हो रहा है। आपको बता दें, दुनिया भर में ऐसी कई कंपनियां जो वैक्सीन का उत्पादन करती हैं दोस्तों, लेकिन कोरोना वैक्सीन का उत्पादन का अधिकार अभी कुछ ही कंपनियों के पास है। ऐसे में आपका क्या मानना है दोस्तों, क्या WHO की बात सही है, हाँ या ना, बताइएगा जरूर। अगली खबर की अगर ऐसे में बात करें तो दुश्मन के छक्के छुड़ाएगा दुनिया का पहला मानव रहित सुपरसोनिक लड़ाकू ड्रोन। आवाज से भी ज्यादा रफ्तार है दोस्तों। आपको बता दें, सिंगापुर की केली एरोस्पेस ने दुनिया का पहला सुपरसोनिक मानव रहित कॉम्बैट एरियल व्हीकल लॉन्च किया है दोस्तों। इसकी कीमत $1.6 करोड़ यानी 117 करोड़ रुपए है। इस जेट को एरो नाम दिया गया है और ये आवाज की रफ्तार से भी तेज उड़ सकता है दोस्तों। ये मार्च 2.1 यानी 2593 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकता है दोस्तों। बड़ी अच्छी खबर है ये। अगली खबर की बात करें तो ड्रैगन की नई चाल अब हांगकांग की राजनीति को भी नियंत्रित करने की तैयारी में है चीन। जी हाँ दोस्तों, चीन ने अपने नियंत्रण वाले हांगकांग की राजनीति पर पकड़ मजबूत करने की तैयारी कर ली है। इस कड़ी में चीन समर्थित समिति हांगकांग की विधायिका के कुछ सदस्यों का चुनाव भी करेगी। ये समिति हांगकांग के नेता का चयन करती है। हांगकांग की चुनाव व्यवस्था में सुधार की आड़ में चीन यहाँ की राजनीति को नियंत्रित करने की फिराक में है दोस्तों। चीन ने अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए हांगकांग में गत वर्ष विवादित राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू किया था दोस्तों। चीनी संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की स्थायी समिति के उपाध्यक्ष वांग चेन ने बीजिंग में बताया है कि चुनाव समिति के पास विधायिका के सभी सदस्यों के नामांकन का अधिकार होगा। ऐसे में दोस्तों आप भी जानते हैं कि एकमात्र हांगकांग ऐसा शहर है चाइना में जो
जो चाइना का विरोध करती है दोस्तों, लेकिन चाइना उस पर भी अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। ऐसे में आप लोगों की क्या राय होगी? क्या हांगकांग को लेकर अन्य देशों को भी मिल करके चाइना को घेरना चाहिए दोस्तों? क्या कहते हैं आप लोग? कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें रहेगा आपके कमेंट का इंतजार। अगली खबर की अगर बात करें तो 10 लाख का नोट जारी करने वाला पहला देश बना वेनेजुएला। भारत में इतने में आधा लीटर पेट्रोल भी नहीं मिलेगा दोस्तों। बता दे बड़ी अच्छी खबर, दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला ने आर्थिक तंगी और भयंकर मुद्रास्फीति से निपटने के लिए 10 लाख बोलीवर का नया करेंसी नोट जारी किया है दोस्तों। इससे पहले दुनिया के किसी भी देश ने इतना बड़ा करेंसी नोट नहीं छापा है। वेनेजुएला के वर्तमान मुद्रास्फीति के अनुसार 10 लाख बोलीवर की कीमत आधा अमेरिकी डॉलर यानी करीब करीब 36 रुपए होगा दोस्तों। बड़ी बात है ये। इतने में तो भारत में आधा लीटर पेट्रोल भी नहीं आएगा दोस्तों। कभी तेल के बूते अगाध संपन्नता देखने वाले वेनेजुएला में लोग अब भूखों मर रहे हैं। रुपये में और मूल्यन का ये आलम है कि लोग बैग और बोरों में भरकर नोट लेकर जाते हैं और हाथ में टंगी पॉलीथीन में घर के लिए सामान खरीद कर लाते हैं दोस्तों। आपको बता दें कि वेनेजुएला के केंद्रीय बैंक ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को देखते हुए इतने बड़े करेंसी नोट को जारी करना पड़ा है। अगले हफ्ते में 2 लाख बोलीवर और 5 लाख बोलीवर के नोट भी जारी किए जाएंगे। ऐसे में दोस्तों उनके 10 लाख हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ 36 रुपए के बराबर है दोस्तों। ऐसे में आपकी क्या राय होगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें तो पाकिस्तान नहीं खरीदेगा कोरोना की वैक्सीन, हर्ड इम्यूनिटी और मुफ्त मिलने वाली डोज से ही चलाएगा काम। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को कोरोना की मार झेल रहे आवाम की कोई भी चिंता नहीं है दोस्तों। इमरान ने जनता को भगवान भरोसे छोड़कर कोरोना वैक्सीन न खरीदने का फैसला लिया है। सरकार का कहना है कि वो फिलहाल वैक्सीन नहीं खरीदेगी, इसके बजाय कोरोना से निपटने के लिए हर्ड इम्यूनिटी और साथी देशों से मुफ्त में मिलने वाली वैक्सीन पर ही निर्भर रहा जाएगा दोस्तों। ऐसे में आपकी क्या राय होगी पाकिस्तान को लेकर दोस्तों? जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें तो बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की तबीयत बिगड़ी, इलाज के लिए चार्टर्ड प्लेन से लेकर जाया गया है मुंबई। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की तबीयत बिगड़ गई है दोस्तों, जिसके चलते उन्हें चार्टर्ड प्लेन से इलाज के लिए मुंबई लेकर जाया गया है दोस्तों। प्रज्ञा ठाकुर के ऑफिस का कहना है कि सांसद ने सांस लेने में दिक्कत की शिकायत थी, जिसके बाद उन्हें मुंबई लेकर जाया गया है। भोपाल से सांसद प्रज्ञा ठाकुर का शुक्रवार को ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी उनके अच्छे हेल्थ की कामना करते हैं तो कमेंट सेक्शन में गेट वेल सून प्रज्ञा ठाकुर जी जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। अगली खबर की अगर इसमें बात करें तो डंके की चोट पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा बंगाल चुनाव में परचम लहराएगी इस बार बीजेपी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने नौकरियों, प्रदेश के विकास और विपक्ष के आरोपों को लेकर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि सही नीति और काम के दम पर आज उत्तर प्रदेश का पूरी दुनिया में बोलबाला है। लव जिहाद कानून पर उन्होंने कहा है कि जो गलत करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। प्रदेश की बेटियों की सुरक्षा से किसी को खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी। ऐसे में दोस्तों योगी जी की बात का आप समर्थन करते हैं? क्या मानते हैं कि योगी जी ने जो बात कही है बिल्कुल सत्य है और बंगाल में इस बार भाजपा की सरकार बनकर ही रहेगी? तो कमेंट सेक्शन में हमें योगी जी पर 100% भरोसा है, जरूर बताइएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर खबर आ रही है, जहां महाराष्ट्र से आने वालों के लिए जरूरी होगी नेगेटिव कोविड की रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र से आने वाले लोगों के लिए कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य करने जा रही है। प्रदेश सरकार की ओर से जारी किए गए आधिकारिक बयान में ये बताया गया है कि शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में कोविड-19 की समीक्षा बैठक के दौरान इस संबंध में निर्देश दिए हैं। जी हां दोस्तों, अगली खबर की ऐसे में बात करें तो माफिया मुख्तार अंसारी की सल्तनत पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन, गिरा दी गई है उसकी अवैध बिल्डिंग। बता दे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए लगातार कार्यवाही कर रही है दोस्तों। इसी कड़ी में कल यानी
यानी शनिवार के दिन मऊ के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के करीबी शाहिद के राजधानी स्थित अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी LDA की टीम ने हजरतगंज में साहू सिनेमा के बगल में रानी सल्तनत प्लाजा की चौथी मंजिल को गिरा दिया गया है। दोस्तों, प्लाजा की चौथी मंजिल पर बनी सभी 10 अवैध दुकानों को तोड़ा गया। कार्यवाही के दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। मुख्तार अंसारी के करीबी बताए जा रहे इस अवैध प्लाजा को गिराने को लेकर 1 महीना पहले ही लखनऊ विकास प्राधिकरण ने नोटिस दिया था। जी हाँ दोस्तों, समय अगर आपका भी मानना है कि योगी सरकार ने अपने प्रदेश में जो काम किया है वो काम किसी अन्य राज्य के CM ने नहीं किया है दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में हर बार योगी सरकार जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों, देखते हैं कितने भाई बहन ये बात मानते हैं। चलते अगली खबर की ओर, जहां पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में हुआ ये खुलासा, हर साल एक भारतीय औसतन 50 किलो खाना करता है बर्बाद। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में जमकर खाने की बर्बादी हो रही है, जबकि दुनिया के कई देशों में लोग अब भी भूखे मर रहे हैं। साल 2019 में एक अनुमान के मुताबिक दुनिया भर में 93 करोड़ 10 लाख टन खाद्यान्न बर्बाद हुआ है। दोस्तों, इसमें भारत में घरों में बर्बाद हुए भोजन की मात्रा 6 करोड़ 87 लाख टन है। अगर हिसाब लगाया जाए तो भारत में हर साल एक आदमी 50 किलो खाना बर्बाद करता है। समय दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये रिपोर्टिंग गलत है? अगर आप मानते हैं कि रिपोर्टिंग गलत नहीं बिल्कुल सही है दोस्तों, तो वो कौन लोग है भारत में से जो खाने को बर्बाद करते हैं, वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, चलते गई बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बंगाल चुनाव से बड़ी खबर, जहां नंदीग्राम सीट से जीत के लिए शुभेंदु अधिकारी 200% आश्वस्त बोले, 50,000 मतों से दीदी को हराऊंगा। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। भगवा पार्टी ने नंदीग्राम विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी को मैदान में उतारा है। दोस्तों, टिकट मिलने के बाद इंडिया टुडे से बातचीत करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उन्हें 200% उम्मीद है कि 50,000 से अधिक मतों के अंतर से दीदी को हराएंगे। नंदीग्राम से टिकट मिलने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अधिकारी ने कहा है कि लड़ाई नंदीग्राम से नहीं है, लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बड़ी बात कही गई है। आपका क्या मानना है दोस्तों, ऐसे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगली खबर की अगर ऐसे में बात करें तो अखिलेश यादव बोले दिन दहाड़े रेप और रात भर गांजा, जिससे भी देखना हो वो यूपी आजा। जी हाँ दोस्तों, इस बात पर बीजेपी नेता ने दिया है अखिलेश यादव को करारा जवाब। आपको बता दे, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि अंधेर नगरी चौपट राजा। अब यूपी में ये पूरी तरह से सच साबित हो रही है। दोस्तों, इस लाइन को रिक्रिएट करते हुए उन्होंने कहा है कि दिन दहाड़े रेप और रात भर गांजा, जिससे भी देखना हो वो यूपी आजा। उनके इस बयान पर भूमि यूपी भाजपा के नेता ने अपना ऐतराज जताया है। दोस्तों, आपको बता दें कि अखिलेश यादव के इस बयान पर यूपी भाजपा के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने जवाब दिया। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि सुनिए जनाब, अखिलेश यादव जी की भाषा और अपना माथा पीट लीजिए। ये पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी की जितनी आलोचना करना चाहे कर सकते हैं, आपका अधिकार है, लेकिन उत्तर प्रदेश की आलोचना स्वीकार नहीं करेंगे। लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, आपकी ही नीति रही है, भूल गए या याद है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भाजपा के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने करारा जवाब दिया है दोस्त अखिलेश यादव को। ऐसे में आपकी क्या राय होगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर जरा भी अच्छी लगी तो हमेशा की तरह इस वीडियो को अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत